हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी ए श्वेता वर्मा। गाइस, अगर आप हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिसकी कोई सैलरी या बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होती है, जिन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट इनकम मिल जाती है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर अपने बैंक अकाउंट में अपने किसी रिलेटिव से कोई अमाउंट रिसीव हो जाता है, जैसे पेरेंट्स से अमाउंट रिसीव हो गया, या फिर ब्रदर सिस्टर से अमाउंट रिसीव हो गया, या फिर हस्बैंड ने वाइफ को अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, इस तरह से कोई अमाउंट आपको मिल जाता है। या फिर अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते टाइम कोई थोड़ी बहुत इनकम शो करना चाहती हैं, जैसे कि ट्यूशन की इनकम या फिर कोई अदर इनकम, तो इस तरह के लोगों को अपना आईटीआर फॉर्म किस तरह से फाइल करना होता है, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनकी सैलरी या बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होती है, फिर भी उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से घर बैठे अपने फैमिली मेम्बर का, जैसे अपने मदर फादर का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने छोटे भाई बहनों का आईटीआर फाइल कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर, बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के, और आप अपने हज़ारों रुपए भी सेव कर सकते हैं, और कोई टैक्स रिफंड बन रहा होगा तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले हमको incometax.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ हमको अपना पैन नंबर लिखना है एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, देन पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर पासवर्ड को आप रीसेट भी कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। अब हमको अपना आईटीआर फाइल करना है, लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हमारा 26AS होना चाहिए। तो 26AS क्या होता है कि अगर आपके किसी इनकम पर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे आपने बैंक में एफडी करा रखी है, एफडी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, या आपको कोई रेंटल इनकम मिल रही है उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, या आपने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उन शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिला है, उस डिविडेंड पर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो वो आपके फॉर्म 26AS में शो हो जाता है। 26AS डाउनलोड कैसे होता है? सबसे पहले ई फाइल पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, देन व्यू फॉर्म 26AS इस पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे, देन असेसमेंट ईयर 26-27 पर क्लिक करेंगे, व्यू एज HTML पर क्लिक करेंगे, देन व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर हमें हमारा फॉर्म 26AS शो हो जाएगा। देखिए, हमें यहाँ पर एक ही एंट्री दिख रही है, ये हमारा TDS जो है सेक्शन 194 एक ही एंट्री है, मतलब बैंक से जो इंटरेस्ट एफडी की इंटरेस्ट मिल रही है वो हमारा शो हो रहा है, लेकिन ये 50,000 से कम है, इसलिए इस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं किया गया है। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब हम अपना आईटीआर फाइल करें तो ये जो इनकम है इसको अपनी आईटीआर में ज़रूर रिपोर्ट करें। अब हम डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमें दूसरा काम करना है, हमें हमारा AIS को डाउनलोड कर लेना है। तो AIS को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देन अगेन यहाँ पर AIS का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, TIS और AIS। तो देखिए, AIS में आपका 26AS में जो डेटा दिख रहा है वो तो आएगा ही आएगा। इसके साथ में अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, जैसे आपने 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया है, या फिर 50 लाख से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, शेयर मार्केट में आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, तो वो ट्रांजेक्शन आपके AIS में शो होती हैं। इनकी जो समरी होती है वो आपको TIS में शो हो जाती है। TIS पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा TIS ओपन होकर आ गया है। 2 एंट्री हमको यहाँ पर शो हो रही है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और एफडी की इंटरेस्ट। अब जब हम अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो हमें इन दोनों एंट्रीज को अपने आईटीआर में ज़रूर रिपोर्ट करना है। अब हम डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। देन यहाँ से हमें अपना असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्टेड है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आईटीआर फॉर्म ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स
गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें सिंपली अदर्स पर क्लिक कर देना है एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर शेड्यूल्स दिख रहे हैं, वन बाय वन हमें इन शेड्यूल्स को फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमको अपनी प्रोफाइल दिख रही होगी, यहाँ पर हमें हमारा नेम, हमारा पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, हमें सिंपली इसको चेक कर लेना है। उसके बाद में हमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो रही होंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा फोन नंबर, हमारी ईमेल आईडी, हमारा एड्रेस शो हो रहा होगा, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि डिपार्टमेंट फ्यूचर में जो कम्युनिकेशन करेगा वो इसी एड्रेस पर करेगा, तो ये आपका ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर एडिट बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। आपको सिंपली यस पर क्लिक कर देना है, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर ही आएगा, यहाँ कुछ नहीं करना। अब अगर आप अपनी ITR 31 जुलाई तक फाइल करती हैं तो 139(1) को ही क्लिक करना है। 31 जुलाई को मिस कर जाती हैं तो आप 139(4) में बिलेटेड ITR फाइल करेंगे, और अगर आपके ITR में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप 139(5) में उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप न्यू टैक्स रेजिम से ITR फाइल करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल करना चाहते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स पे नहीं करना होता। तो बेनिफिशियल हमारे लिए न्यू टैक्स रेजिम ही रहेगी, तो हम नो पर ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव असेसी के लिए भी नो पर ही क्लिक रहने देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको आपसे बैंक डिटेल मांगेगा, तो आप मेक श्योर करें कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। और इन बैंक अकाउंट में से एक बैंक अकाउंट आपका रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए एंड वैलिडेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिफंड बनेगा वो उस नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट में ही जाएगा। ओके, देन सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने ग्रीन टिक आ चुका है। अब उसके बाद में हमें ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी पूछ रहा है, तो हमारी कोई सैलरी की इनकम तो है नहीं, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में हम नीचे आएंगे। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो तो आप बता दीजिए। तो देखिए अगर आपको किसी घर से, किसी फ्लैट से, किसी ऑफिस से, किसी शॉप से कोई रेंटल इनकम मिल रही है तो वो आपको यहाँ पर शो करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। कैसे शो करनी है? सबसे पहले डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जिस प्रॉपर्टी का आपको रेंट मिल रहा है उसका आप एड्रेस शो कर दीजिए। जिस सिटी में आपकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख दीजिए, जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है वो लिख दीजिए। कंट्री कोड इंडिया सेलेक्टेड है ऑलरेडी, पिन कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आप बता दीजिए, अगर खुद ओनर है तो सेल्फ पर क्लिक कर दीजिए। अगर कोई और भी ओनर है उस प्रॉपर्टी का तो आप येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद में है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हैं, तो जिसमें आप खुद रह रहे होंगे उसका रेंट आप कैसे रिसीव करोगे, राइट। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है। लेट आउट मतलब आपने किराए पर दे रखी है। लेट आउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा टेनेंट की डिटेल्स, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप टेनेंट की डिटेल देना चाहते हैं, उसका नाम, उसका पैन नंबर, तो आप ऐड अनदर पर जाकर उसको शो कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने जो भी रेंट रिसीव किया है वो बता दीजिए। अब लेट सपोज हम 10,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपीज़ का एनुअल रेंट रिसीव करते हैं, तो वो हमने यहाँ शो कर दिया है। अब आप खुद से देखिए कि यहाँ पर आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल चुकी है, मतलब पूरा रेंट टैक्सेबल नहीं होता है, 30% की डिडक्शन मिल जाती है, और जो 70% का रेंट होता है वो ही आपका टैक्सेबल होता है, उसी पर आपको टैक्स पे करना होता है। वो रेंट आपका कैलकुलेट होकर आ गया है ऑटोमेटिकली। अब अगर आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट कराने के लिए लोन लिया था, तो उस लोन की आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा सेक्शन 24B के अंदर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसको फिल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, होम लोन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहां से भी आपने लोन लिया है वहां से आप होम लोन सर्टिफिकेट ले लीजिए। अब यहाँ पर उसको देखकर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। लोन आपने किससे लिया है, बैंक से लिया है या किसी अदर इंस्टीट्यूट से लिया है, तो आप यहाँ पर उसको बता दीजिए। उसके बाद में उस बैंक या फिर अदर इंस्टीट्यूशन का नेम बता दीजिए, लोन अकाउंट नंबर बता दीजिए, डेट ऑफ सेंक्शन बता दीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ लोन बता दीजिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2026 का जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसको बता दीजिए, और जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उस लोन पर वो आप यहाँ पे बता दीजिए। तो जो आपका होम लोन सर्टिफिकेट होगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है,
सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारे केस में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम बैक पर क्लिक कर देंगे। ओके, थर्ड शेड्यूल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दो इनकम शो हो रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। ये खुद से ही यहाँ पर आ रही है, प्री फिल्ड है। क्यों है? क्योंकि AIS ने अपने आप ही जो डेटा है उसको ऑटो फेच कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई और भी इनकम है इसके अलावा तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप अपनी इनकम को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर लेट्स सपोज आपको फैमिली पेंशन की इनकम मिल रही है तो देखिए फैमिली पेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाइए और फैमिली पेंशन का अमाउंट पुट कर दीजिए। या फिर अगर आपकी कोई और इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। या फिर कोई अदर इनकम आप शो करना चाहते हैं, जैसे आपकी ट्यूशन फीस है, या फिर आप पार्लर अपना खोल रखा है घर में, या फिर अपना बुटीक खोल रखा है, ठीक है, सिलाई कढ़ाई का काम आप वहाँ से करते हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर जॉब वर्क की इनकम है, तो वो आप यहाँ पर सिंपली लास्ट ऑप्शन जो है ऐड अनदर, इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। जैसे कि ट्यूशन इनकम है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ट्यूशन इनकम, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दीजिए ट्यूशन इनकम और क्या अमाउंट है। लेट्स सपोज आपको 50,000 रुपीज़ मिलते हैं तो आप 50,000 रुपीज़ ईयरली अर्न कर लेते हैं उनसे, वो लिख दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद में आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। हमारे केस में नहीं है तो हम बैक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आ जाता है एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल। एग्जेम्प्ट इनकम पर जाएंगे, फिर ऐड अनदर पर क्लिक कर लेंगे। अब अगर क्या है, आपके बैंक अकाउंट में किसी रिलेटिव से अमाउंट आया है, कोई पेरेंट्स ने दे दिया या बच्चों ने अपने पेरेंट्स को दे दिया, या फिर आप ब्रदर सिस्टर से अमाउंट मिला है, या फिर वाइफ को हस्बैंड से अमाउंट मिला है, ठीक है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ है, तो उस वाले केस में क्या होता था कि ये हमारी इनकम नहीं होती है। इनकम नहीं होती है, क्या होता है, सिंपली गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से मिला हुआ एक गिफ्ट, तो इसको ITR में कहीं शो करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ITR यूटिलिटीज में चेंज हो चुका है। अब इस तरह का अमाउंट अगर आप रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, वो भी आपको अपने ITR में शो करना होता है। कहाँ करना होता है? एग्जेम्प्ट इनकम में हम आ चुके हैं, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इस शेड्यूल में हम आए हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, तो सबसे लास्ट में आपको अदर इनकम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सब कैटेगरी में यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में रिसीव्ड नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अमाउंट लेट सपोज 2 लाख रुपीज़ एक वाइफ को अपने हस्बैंड से रिसीव हुए थे, ठीक है, इन अ बैंक अकाउंट, तो 2 लाख रुपीज़ लिख लिया। डिस्क्रिप्शन लिख देंगे क्या, गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हस्बैंड, ओके, और सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे केस में ये कोई ऐसा केस नहीं है तो हम सिंपली बैक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में लास्ट हेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A। तो देखिए, अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, आपने उनको 1 साल के लिए होल्ड किया, उसके बाद में आप उनको सेल करते हो, तो आपको क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं। और अगर आपने STT पे किए हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं सेक्शन 112A वाले। सेक्शन 112A की खासियत ये होती है कि इस तरह के जो कैपिटल गेन्स होते हैं 1,25,000 1,25,000 रुपीज़ की ये जो गेन्स होती हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर के कोई गेन्स होते हैं उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो अगर आपके ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं सेक्शन 112A वाले और वो भी अप टू रुपीज़ 1,25,000 तक हैं, तो आप ITR 1 में उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे शो करना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर टोटल सेल कंसिडरेशन, मतलब जो भी आपका सेलिंग प्राइस था वो आप यहाँ शो कर दीजिए। लेट सपोज हमने 1,20,000 रुपीज़ में इन शेयर्स को सेल किया था, तो यहाँ पर हम 1,20,000 रुपीज़ लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका परचेज प्राइस है, लेट सपोज हमने 20,000 रुपीज़ में इन शेयर्स को परचेज किया था, हमने ये लिख दिया। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर आ गया 1 लाख रुपीज़। ये जो कैपिटल गेन है अप टू रुपीज़ 1,25,000 है, तो ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, हमारी इनकम में ऐड नहीं होगा, बट एज एन एग्जेम्प्ट इनकम हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम का जो हेड है उसके सामने भी ग्रीन टिक आ चुका है। अब उसके बाद में टोटल डिडक्शंस पर जाएंगे, तो डिडक्शंस हमारे लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होगी। न्यू टैक्स रेजिम में हमें डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता, तो हम सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में डिडक्शंस के सामने भी ग्रीन टिक आ चुका है। अब आ जाते हैं हम टैक्सेस पेड पर। अब देखिए अगर आपका सैलरी पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो TDS 1 में जाता है। सैलरी के अलावा जैसे FD पर, डिविडेंड पर कोई TDS डिडक्ट होता है तो वो TDS 2 जो शेड्यूल है इसमें जाता है। और अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है और उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो TDS 3 में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको TDS की डिटेल्स जो हैं वो शो हो रही होंगी।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका किसी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो शो हो जाएगा। ये जो फिगर्स होती हैं वो ऑटो फेच होती हैं, कहाँ से, 26 AS से। अगर आपने कोई कार परचेज की है 10 लाख से ज़्यादा की, तो उस पर 1% की रेट से टीसीएस पे करना होता है। तो ऐसा कोई केस है तो आपको शेड्यूल टीसीएस में शो हो रहा होगा। बस उसके बाद में हमें सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद में लास्ट ऐड है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ नहीं है, आपको अपनी इनकम बस चेक कर लेनी है कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारी आ रही है। सेविंग ऑफ एफडी की इनकम थी और हमारी कोई इनकम थी नहीं। बस इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। सारे हेड्स के सामने ग्रीन टिक आ चुका है। अब बस हमें क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम एंड जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पर शो हो रही होगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको गो थ्रू करना है, देन प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। अब बस आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, देन प्लेस लिख देना है जहाँ बैठकर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। देखिए हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब हमारे आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है। अगर आईटीआर फाइल करते टाइम आपसे कोई एरर हो जाती है तो वो यहाँ पर आपको शो होती है। आप सिंपली उस एरर पर क्लिक करके अपनी एरर को करेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे आईटीआर में कोई एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो आपको एक बार और फॉर्म शो हो रहा होगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब देखिए आपको अपने आईटीआर को हैंड टू हैंड ई वेरीफाई भी करना होता है, तो ई वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो आधार से लिंक्ड फोन नंबर होगा उस पर ओटीपी चला गया होगा। हमें सिंपली यहाँ पर ओटीपी को पुट करना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। आपके ईमेल एड्रेस पर, आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका आईटीआर फाइल हो चुका है। तो इस तरीके से आप खुद से ही घर बैठे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सिंपली 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।